हाँ, हाय। हाय अंकित। यस मैम। यस। आवाज आ यस। रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए क्या डाउट है आपको। ओके मैम, ज्योग्राफी से रिलेटेड एक डाउट थी कि जैसे मैं अभी स्टार्ट कर रहा तो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किया मैम, तो इतना सारा ज्यादा टर्म आ रहे हैं एंड उसमें काफी ज्यादा पर कंफ्यूजन हो रहा है। मैं ढंग से याद नहीं कर पा रहा। जैसे टर्म्स मतलब। मैम जैसे टर्म्स मतलब अगर इंडियन ज्योग्राफी का देखे, जैसे फंडामेंटल ज्योग्राफी जो था एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ा, तो उसमें काफी ज्यादा टर्म आ रहे थे। जैसे ये मैं भूल रहा हूँ मैम, अभी याद नहीं आ रहा। मॉनसून रिलेटेड। अच्छा, नो मैम, फिजिकल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से। ज्योग्राफी की आप बात करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह। यस मैम, यस मैम, क्लाइमेटोलॉजी टाइप जो नो नो, था। क्लाइमेटोलॉजी इज डिफरेंट, जियोमॉर्फोलॉजी इज डिफरेंट। जियोमॉर्फोलॉजी में आपके ये लैंडफॉर्म्स आएंगे, इरोजन। यस मैम, आई आई नो जियोमॉर्फोलॉजी इज डिफरेंट बट दोनों जैसे पहले तो स्टार्ट किया मैंने जियोमॉर्फोलॉजी, तो उसमें कुछ समझ नहीं आया। देन मैंने स्टार्ट किया क्लाइमेटोलॉजी, फिर उसको कुछ नहीं समझ में आया। ओके। तो देखो अंकित, ऐसा है कि लैंडफॉर्म्स वाला जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो टेक्निकल है, उसमें काफी टर्म्स आती हैं। अलग अलग, डेजर्ट के लिए अलग आएगा, एयर के लिए अलग आएगा, वाटर के लिए अलग आएगा। इरोजन इरोजन डिपोजिशनल के अंदर भी फीचर्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो वो आपको एक्चुअली रिवीजन के साथ ही याद होंगे, क्योंकि टर्म्स पूछ ली जाती है एग्जाम में। दिस टर्म्स हैज बीन, जैसे पेडो पेनी प्लेन पूछ लिया जाएगा, पेनी प्लेन इज रेफर टू व्हाट। तो वो आपको समझ के डायग्राम दे रखे हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, और एक जीसी लियोंग बुक आती है स्टैंडर्ड बुक ज्योग्राफी की, वो हाँ स्पेशली हाँ। इसी के लिए है, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। तो उसके अंदर काफी सारे डायग्राम्स दे रखे हैं। तो आप अगर डायग्राम्स के थ्रू याद करोगे तो शायद आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। मैम ऐसा हो सकता है कि उसको अभी छोड़ करके इंडियन ज्योग्राफी पे अभी कंसंट्रेट करें एंड कर इसके सकते इसको हो। पढ़ने के बाद फिर। कर सकते हो, बट फिजिकल ज्योग्राफी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस 1 में भी आती है, मतलब ये मेंस के अंदर भी आती है। क्योंकि वो पूरा ही एक चैप्टर है, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, फिर उसके लैंडफॉर्म्स, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सब थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैंडफॉर्म्स कैसे है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले इंडियन ज्योग्राफी कर लो, क्लाइमेटोलॉजी जो भी पूरी करनी है, मैपिंग वगैरह उसकी, वेजिटेशन से रिलेटेड। उसके बाद ये जो हाँ। लैंडफॉर्म वाला चैप्टर है, ये जियोमॉर्फोलॉजी का, ये सबसे एंड में कर दो। ओके मैम। हाँ। बट ये टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगे, डायग्राम्स के थ्रू याद करो, याद ज्यादा तरीके से रहेगी। क्योंकि दो ही तो फीचर्स है, एक तो इरोजनल और एक डिपोजिशनल। तो आपको मतलब ये पता करना है कि इरोजनल क्या होंगे और डिपोजिशनल क्या होंगे। ओके ये मैम, है थोड़ा सा। और एक हिस्ट्री से भी प्रॉब्लम था मैम, कि जैसे उसमें बहुत ज्यादा डेट आ रहे हैं एंड वो ज्यादा एक साथ याद करने में बहुत मुश्किल हो रहा है। किसके अंदर, कौन सी हिस्ट्री में। ये इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में डेटा कहाँ है, डेटा मतलब मोमेंट्स वगैरह, ईयर वगैरह। यस मैम, डेट डेट मैंने बोला। ओके। डेट नहीं, डेट मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इतनी याद नहीं करनी है आपको, ईयर याद करना है। जैसे याद मतलब जैसे पता होना चाहिए, 1930 में क्या हुआ, 1926 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 15 16 में क्या हुआ, 17 में। तो आपको ये ईयर याद रखना है मोटा मोटा। आप अगर लेटर मुगल्स हाँ के तो बाद एक साथ एक जो मैम एक साथ आ जाते हैं इतने सारे डेट, जैसे मुगल्स का हो गया, फिर लेटर मुगल्स के बाद इतने सारे जो भी है, ये मराठाज आए जो भी, तो उन सब का डेट है कि कौन सा पॉलिसी कब लॉन्च हुआ। ये हाँ, सब। डेट आपको याद करनी है। आप एक्चुअली पॉलिसी को ऐसे याद करो कि जैसे कि आप पहले मराठास पूरा पढ़ लो। मराठास, फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर, थर्ड वॉर, ऐसे मराठा के वॉर पढ़ लिए, बैटल्स जो भी हुए थे मराठास, एंग्लो मराठा वॉर। हाँ उसके अंदर फिर आप ये देखो कि फर्स्ट मराठा वॉर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई। फर्स्ट मराठा वॉर और सेकंड मराठा वॉर में जितने भी ईयर का डिफरेंस है, उसके अंदर देखो कौन सा गवर्नर आया था। गवर्नर तो हाँ, उस टाइम पे कौन सा गवर्नर जनरल होगा, और उसने क्या क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी थी और स्टार्ट करी थी। तो आप ये पढ़ लो उसके अंदर। मतलब इस तरीके से पढ़ो, लाइन बाय लाइन जो बुक में दे रखा है उस तरीके से नहीं। फिर आप मैसूर वॉर कर लो, चार, उसमें भी बहुत सारी चार ट्रीटी साइन हुई थी।
तो फर्स्ट मैसूर वॉर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये देखो कि क्यों हुए थे, उनके बाद ट्रीटीज कौन से साइन हुई थी, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे। ऐसा याद रखो कि फर्स्ट मैसूर वॉर हुआ था और एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, तो उनमें गवर्नर जनरल उस टाइम पे इंडिया में कौन थे, और उन्होंने क्या क्या पॉलिसीज करी थी कि आपका ये बैटल हुआ या वॉर हुआ। तो आप उसको इस तरीके से पढ़ाई करो। अगर आप क्रोनोलॉजी में इस तरीके से पढ़ोगे ना, अगर सिर्फ सीधा सीधा पढ़ोगे तो बुक से आपको शायद समझ भी कम आएगा और आप एनालिसिस भी नहीं कर पाओगे। तो वॉर के थ्रू पढ़ो। मराठा के चार, वो तीन वॉर हो गए, मैसूर के चार हो गए, सिंध के आएंगे दो तीन, उसके वॉर आ जाएंगे, फिर अफगानिस्तान के साथ वॉर आ जाएंगे। तो इस तरीके से यस मतलब मैम। जैसे एक टॉपिक ले लिया, उसके चारों एस्पेक्ट कवर कर लिया, उस टाइम पे देख लो गवर्नर जनरल कौन थे। शायद ये थोड़ा कंपेरेटिवली इजी हो सकता है आपके लिए, मतलब अगर आप इस तरीके से शायद फॉलो करो। क्योंकि अगर ओके आप मैम, थैंक यू। पढ़ोगे तो ये याद करने में डिफिकल्टी होगी। ये देख लो मराठा वॉर इतने में हम्म। हुआ, फिर मराठा खत्म हो गए थे, फिर मैसूर इतने में हुआ, खत्म हो गए थे, फिर आगे आगे इंग्लिश ने क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट की, तो वो इस तरीके से पढ़ो। फिर आप उसके बाद जब 1857 के बाद आपकी स्पेक्ट्रम पढ़नी होगी, उसमें स्पेक्ट्रम होती है राजीव अय्यर की। वो स्पेक्ट्रम जो होगी हाँ फिर मैम। हाँ वो स्पेक्ट्रम फिर आप उसमें पीछे की जो टेबल्स है वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आपकी क्रोनोलॉजी उसमें भी इम्पोर्टेंट है, उसमें भी आपको क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ना पड़ेगा। मैम क्या ये स्पेक्ट्रम के पहले इनका ये जो है विपिन चंद्रा पढ़ना जरूरी है? नहीं, बट जरूरी तो नहीं है बिपिन चंद्रा पढ़ना। आप अगर आपके पास जैसे रिवीजन के लिए कम टाइम है, या अगर आप थोड़ा नहीं कर पा रहे तो आप स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्पेक्ट्रम में पूरा दे रखा है। ओके मैम, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और कोई डाउट है किसी को? गुलदीप एंड भुयन। मैम जैसे कि पॉलिटी और इकोनॉमी हो गया, तो अभी जो क्वेश्चन थे वो स्टैटिक बेस्ड थे, तो वो तो कवर हो गया क्योंकि स्टैटिक पोर्शन कवर हो गया है एंड कॉन्सेप्ट हो गया। बट जैसे कि करंट से कुछ रिलेटेड टर्म्स आ जाते हैं, दैन उसको डील कैसे करें, मीन्स अभी उतना पकड़ नहीं करंट में, एंड इफ इन केस आ जाता है देन उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं बिना मतलब उतना आइडिया ना होते हुए भी। इकोनॉमी की बात कर रहे हो, प्रीलिम्स की बात कर रहे हो आप, या मेंस नहीं की? मैम, मेन्स। हाँ तो अभी आप जैसे इकोनॉमी आपका क्लास में कंप्लीट हो गया है। हाँ मैम, मतलब मैंने बेसिकली बेसिक्स कवर कर लिया, मतलब जो जो आ जाने चाहिए वो हो गए कवर बेसिक्स। ठीक है, तो बाकी तो जो भी करंट अफेयर्स में टर्म्स होती है ना इकोनॉमिक्स की, जो भी टर्म्स आएगी वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। ओके मैम, जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास, एंड देन उसको उतने अच्छे से डिफाइन कर नहीं आ रहा है मेरे को आंसर, बट जैसे कि अगर एग्जामिनेशन ही है वो, तो उसको डील कैसे करें, मीन्स उसके बारे में बस थोड़ा बहुत ही रिलेटेड नॉलेज है, तो मतलब पेरिफेरल नॉलेज जैसे आसपास उसके टर्म से रिलेटेड लिख सकते हैं, या उसको स्किप कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा? नहीं नहीं, स्किप नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन को। प्रीलिम्स के अंदर आप अलग स्ट्रैटेजी होती है, बट मेंस में स्किप नहीं करना कोई भी आंसर, क्योंकि मेंस में तो सब्जेक्टिव होता है ना। तो मेंस में स्किप नहीं करना है। प्रीलिम्स में आप ऑब्वियसली अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जाओगे, वहां पे आप स्किप कर सकते हो अगर आपके कट ऑफ इक्वल हो रहे हैं, या वो अलग गणित है वहां पे। लेकिन अगर मेंस में जैसे आपको कोई टर्म्स के बारे में, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के जैसे एग्जांपल ले लिया, आपको टर्म के बारे में नहीं पता है, पर थोड़ा बहुत इधर उधर का पता है अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो आप आंसर लिख सकते हो। हाँ ओके। मैम जैसे एक डाउट था हिस्ट्री से। हाँ हाँ, बताइए बताइए। जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है ना, मैंने पिछली बार बताया था कि चार पांच एस्पेक्ट देखने होंगे उसके। चार पांच एस्पेक्ट में ये होगा, एक तो आप देखोगे पॉलिटिकल चीज अगर उसमें आ रही है, और उसके बाद तुम्हारा इकोनॉमिकल चीज आ रही है, सोसाइटल चीज आ रही है, रिलीजियस अगर चीज है तो वो आ रही है, इन्वायरमेंटल चीज आ रही है, और एथिक्स की चीज आ रही है। ये छह एस्पेक्ट आप देख लो। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है टर्म के अलावा, अगर मान लो कोई सोसाइटी का भी क्वेश्चन है या गवर्नेंस का भी क्वेश्चन है, अब ये छह एस्पेक्ट से देखो कि ये छह एस्पेक्ट कवर हो रहे हैं कि हम उसके हिसाब से कोई आंसर लिख सकते हैं क्या। तो आप इन आंसर को लिख सकते हो। इवन हिस्ट्री में भी आप इस तरीके से आंसर कर सकते हो। जैसे कई बार ऐसा पूछा ओके। जाता है ना कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑन द ईव ऑफ बाबर इन्वेजन। तो आप लोग उसमें स्टार्ट कर सकते हो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, देन सोशल रिलीजियस एस्पेक्ट, इस तरीके से फिर कल्चर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर एस्पेक्ट। तो आप ये मैं टर्म सिखाऊंगी आपको धीरे धीरे, जब हम थोड़ा आंसर राइटिंग और करेंगे आप लोगों के आंसर्स, और जब सेशंस और हो जाएंगे ना धीरे धीरे। बट मैंने काफी इम्प्रूवमेंट देखा है। वेद वेनु ने शायद सेशन लीव कर दिया है,
वेनु के आंसर्स में कंपैरेटिवली इम्प्रूवमेंट हुआ है। अंकित, यू वर राइटिंग डिसेंटली पहले भी, बट अभी यू, आपकी एक अच्छी चीज है कि आप एग्जाम्पल देते हो। यस, अविरल भी एग्जाम्पल्स देता है, बट इस बार शायद उन्होंने पूरे दोनों एक आंसर अटेम्प्ट किया था और एक क्वेश्चन शायद गलत लिखा था उन्होंने, मतलब सही नहीं था, वो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम थी। बुयन इज ऑल्सो ट्राइंग, एंड कुलदीप आपकी भी सेकंड ट्राई था। तो मतलब मैंने देख रही हूँ कि जो स्टार्टिंग में जिन्होंने 5-6 आंसर सबमिट कर दिए ना, 5-6 सेशन, वो दे आर इम्प्रूविंग। तो हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेंगे। मैं आपको और भी डायमेंशंस बताऊंगी, हाउ टू राइट एन आंसर प्रॉपरली। ओके श्योर मैम। मैम और एक और डाउट था। हाँ जी। जैसे कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली स्पेक्ट्रम से स्टार्ट की थी, तो उसमें समरी वाइज दिया हुआ है फॉर्मेट पे, सो वो कवर हो गया। बट जो लिंकेज चाहिए होता है ना कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि ये वाला इवेंट हुआ आगे, वो लिंकेज डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या प्रिफर करें मैम? उसमें भी आपको सोचना पड़ेगा, जैसे कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी मोस्टली डिवाइड एंड रूल वाली, या वो एक्ट कोई भी लेके आए, वो फेवरेबल नहीं था इंडियंस का। अगर आप देखोगे 1892, 1909, 1919 तक इनफैक्ट फेवरेबल नहीं थे। फिर धीरे धीरे जब पार्टीज बनी, स्वराज पार्टी बनी, या धीरे धीरे जब नेशनल मूवमेंट बहुत आगे बढ़ा, और वहां पे भी ब्रिटेन में भी, जैसे यूरोप में भी वॉर वगैरह चल रहे थे, तो आप देखना धीरे धीरे उन लोगों ने इंडियंस को इंक्लूड करना शुरू कर दिया पॉलिसी मेकिंग में, धीरे धीरे उनको लेके आने लग गए लेजिस्लेशन में, चेंजेस होने लगे। तो आपको इस डायमेंशन से कवर करने हैं, मतलब खुद ही लिंकेज बनाना पड़ेगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, मैसेज जो भी है सेशन में सबको बोल रही हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसका लिंकेजेस देखना है कि रॉल्ट एक्ट आया था तो क्यों आया था, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था तो व्हाई इट हैपेंड, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ था बाद में। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी, लिंकेज खुद ही बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज आप रट्टा कितना भी मारो भूल जाओगे एग्जाम में, क्योंकि एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आते हैं आजकल ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में भी। ये सब विरल। मैम सॉरी, वो एक मीटिंग आ गई थी एकदम से और कोई अनअवॉइडेबल थी। कोई मैम बात आपने आंसर लिए क्या? आंसर्स मैंने भेज दिए ना। हाँ मैम, लेकिन डिस्कशन हो गया क्या? नहीं नहीं, डिस्कशन नहीं हुआ। अच्छा, भुयन ने लिखा है, मैम देयर इज अ स्प्रेन ऑन माय। हाँ कोई नहीं, भुयन कोई दिक्कत नहीं है, आप जब पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, उसके बाद आप शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर्स मैं अभी डिस्कस कर लेती हूँ। आंसर्स अभी शुरू करते हैं इसको डिस्कस करना। ठीक है।